तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी तैयारी पर। ठीक है ना भाई। तो अगर आप लाइव आ गए हो तो जल्दी से मुझे बताएंगे, क्योंकि वैसे ही अपना समय आधा चला गया है, आधे घंटे का समय। ठीक है ना। तो जल्दी से आप लाइव हो जाइए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए अपने, और उनको बताइएगा भाई कि क्लासेस जो है वो चालू हो चुकी है अब। ठीक। तो गुड इवनिंग सभी को। और कैसे हो आप सभी, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शिवम वर्मा जी, गुड इवनिंग। तो भाई आप सभी उपस्थित हो ना। ठीक। तो जल्दी से आप लाइव आ जाइएगा, अपने दोस्तों को बुलाइए। बिल्कुल ज़्यादा देरी ना करते हुए फिर अपन चलते हैं क्लास की ओर। ठीक। देखो भाई, वैसे आज संडे है, संडे के दिन भी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं इधर से, समझ रहे हो ना। जी बिल्कुल राम गोपाल जी, गुड गुड इवनिंग। तो चलो फिर क्लास की ओर चलते हैं अपन। ठीक। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी लोग समय से आ रहे हो। थोड़ा सा हमारी तरफ से ही देरी हो गई है। ठीक है ना। जिसको हम देरा बोलते हैं हमारे इधर। तो थोड़ी सी क्या है, देरी हो चुकी है, तो आप जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दें। उनको बताएं कि भाई क्लासेस जो है वो चालू हो चुकी है, क्योंकि हर एक क्लासेस आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक। ठीक है। तो फिर देखो, कल हम अभी हमारा क्या चल रहा है, कौशिका क्या चल रहा है, कौशिका। तो चलते हैं हम क्लास की ओर। तो जैसे आप जानते हो कोशिका में कितने अंग होते हैं, ये मैंने आपको सब बता के रखा हूँ। तो हमने कल क्या क्या पढ़े हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय, लाइसोसोम, ये सेंट्रोसोम, यहाँ होता है आपका केंद्रक मतलब न्यूक्लियस। ठीक है ना। ये सभी अंग होते हैं। तो ठीक है भाई, तो सभी जल्दी से लाइव आ जाइए, क्योंकि क्लास बिल्कुल चालू हो चुकी है, तो हमको रुकना नहीं है। सही है क्या नहीं। चाहे संडे हो या मंडे हो या ट्यूसडे हो, हमको कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक। बस लक्ष्य आपका एक ही है। सही है ना भाई, पढ़ाई करना है तो करना है। संडे मंडे से कोई प्रभाव हमको पड़ने वाला नहीं है। तो अब की बार रेलवे पार, समझ रहे हो ना। तो ऐसा कुछ आप विचार बना लो और उस हिसाब से पढ़ाई में लग जाओ। ठीक। संडे है तो क्या कर लेगा संडे वहाँ, सही है नहीं। तो अब की बार रेलवे पार के साथ हम आज की क्लास को बिल्कुल आपके सामने लाने वाले हैं भाई। ठीक। तो देखो, ये कल हमने माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ था, बिल्कुल किया था। तो और उसके साथ में हमने किसका अध्ययन कर लिए थे, गोल्जी कॉय का अध्ययन भी हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से किया हुआ था। तो अगर आप लोगों ने अच्छी तरह समझ पाए थे, तो क्या आप बताना चाहोगे कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया है। समझ पा रहे हो ना, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया है, जल्दी से आप मुझे आंसर करके बताओगे, ज्यादा समय ना लेते हुए। और आपको जानकारी के लिए बता देता हूं मैं, ठीक है भाई। आपको नोट्स बनाना है प्रॉपर, और सभी को जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है। ठीक। इजी तैयारी के नाम से है। तो जिस किसी को भी उसमें नोट्स चाहिए, जिस किसी को पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ जाइएगा। ठीक। तो ये कॉन्टेक्ट नंबर हम आपको देते हैं, इस नंबर पे आप मैसेज करके हमारे ग्रुप पे ऐड हो सकते हो। ठीक है ना। 7804901548। ठीक। तो यहां से आपको हम ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक। अंकित वर्मा। ठीक। यहां से आप ग्रुप में जोड़ दिया आएगा, तो जो भी पीडीएफ है वो हम आपको ग्रुप में शेयर करते जाएंगे। ठीक। ठीक है भाई। हाँ, तो ये जानकारी आप नोट कर लीजिए नंबर। अब किसी को पीडीएफ की आवश्यकता होगी तो हमको मैसेज कर दीजिएगा, आपको आपकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक। तो हम कहाँ थे भाई, हम थे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो फिर चालू करते हैं आज की पंचायत। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया है, जल्दी से मुझे आप बताओगे। अभी तक आपका आंसर नहीं आया, यही तो नहीं होना। सही है ना। आंसर तो आपके 3 सेकंड में आना चाहिए, समझ रहे हो ना। यहाँ 3 मिनट बीत गया, पर अभी तक आपका आंसर नहीं आया है। सही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया है और माइटोकॉन्ड्रिया के नाम किसने दिया है, ये मैंने आपको कल की क्लास में क्लियर कर चुका था। तो आपको आज उसका आंसर देना है। किसी को नहीं पता शायद, चलो ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है ना। हम्म।
कैमिलियो गोल्जी, प्रशांत सूर्यवंशी, कैमिलो गोल्जी। भाई मेरे, ये कैमिलो गोल्जी जो है ना, ये गोल्जी है तो इसने गोल्जी कॉय की खोज किया है, क्योंकि ये गोल्जी है। समझ पा रहे हो? अल्टमैन, कोलिकर, उत्कर्ष बायोलॉजी क्लासेस। जी हाँ बिल्कुल, अल्टमैन सही आंसर है आपका। ठीक है ना, तो कहीं कहीं आपको जो देखने को मिलेगा कोलिकर भी देखने के लिए मिलता है। जी हाँ बिल्कुल, बेंडन है, नामकरण क्या है, बिल्कुल इज द राइट आंसर भाई। ठीक, ठीक है ना, तो पावर हाउस इसे कहा जाता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपका आंसर सही है जी। ठीक, तो अपन अभी लेके चलते हूँ आपको कहाँ, अगले कोशिकांग की ओर। तो आपका जो अगला कोशिकांग होना है वो कौन सा होना है, तो लाइसोसोम आपको पढ़ना था। क्या पढ़ना था? लाइसोसोम। ठीक है ना भाई, तो आप अपनी कॉपी में लगाइएगा क्या, लाइसोसोम। ठीक, फिर अपन उसका अध्ययन चालू करते हैं। देखिएगा क्या होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम लाइसोसोम आप हेडिंग में डाल लीजिएगा। ठीक है ना, अपनी कॉपी में हेडिंग के लगाओ लाइसोसोम। तो देखिए भाई हम कल कहाँ तक थे। ठीक, पावर हाउस। जी हाँ, देखो कल हम कहाँ तक थे, तो हमने पढ़ चुका था माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी को है। ठीक, तो गोल्जी को क्या करता है, तो ये परिवहन करने का काम करता है। सही है ना, जो ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और फिर शरीर तक ऊर्जा पहुंचाने का काम कौन करता है, तो वो कौन करता, गोल्जी कॉय करता है। ठीक, इतनी कहानी हमने कल समझ चुके थे। ठीक है ना, तो जो गोल्जी कॉय का जो उत्तल भाग होता है वो क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये निर्माणकारी होता है। ठीक है ना, और इसका परिपक्व भाग कौन सा होता है, तो ये अवतल भाग होता है। ठीक, ठीक है भाई। हाँ, तो ये आप कमेंट्स बाद में अभी ले लिया जाएगा। थोड़ा अभी आज जो है अपनी क्लासेस लेट है, तो बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक, तो आपको समय दिया जाएगा, फिर वहां से अपन कमेंट्स को ले रहे होंगे। ठीक, ठीक है ना भाई। हाँ, तो देखिए इधर, तो ये जो लाइसोसोम है ये क्या होता है। ठीक है, तो ये परिवहन कर दिया था और इसने ऊर्जा बना दिया था। तो आपको आज जानना है किसके बारे में, लाइसोसोम के बारे में। ठीक, तो देखो भाई ये क्या होता है लाइसोसोम। ठीक, तो लाइसोसोम जो है ना, मैंने आपको बताया था कि ये मरी हुई कोशिकाओं का भक्षण करता है करके। ठीक, क्योंकि आपको पता है भाई जो कोशिका हमारा जो शरीर मिलके बना है वो किससे बना, मिलके बना है, तो आप बोलोगे सर ये कोशिका से मिलकर बना होता है। मतलब हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आप बोलोगे सर ये कोशिका है। ठीक है ना भाई, मतलब हमारा जो पूरा शरीर ही है वो पूरा का आपको कोशिका से मिलकर बना हुआ है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो मैंने आपको कल क्या बताया था, मान लो अगर किसी ने आपको ऐसा उधर से आए पीछे, हम अभी इधर मैं आपको इधर पढ़ा रहा हूँ पीछे, हाँ अब मेरा मुख तो इधर बोर्ड साइड है, पता चल रहा कोई पीछे से आया और मुझे ऐसा आके दो चार लड़ दे दिए। समझ रहे हैं, पीठ में। तो जब मुझे अगर पीठ में अगर कोई मारेगा यदि, तो मेरी वहां की कोशिका क्या होने वाली, डैमेज होने वाली है। तो फिर जो कोशिका वहां की मरना है, जो कोशिका वहां की डैमेज होगी, तो वो कोशिका जाएगी कहाँ, सीधी बात है ना भाई, अब वो शरीर में तो रहेगी नहीं। सही है ना, तो इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मरी हुई कोशिका जो रहती है हमारे शरीर में, उनका भक्षण करने का काम करता है भाई कौन, लाइसोसोम। बात समझ रहे हो ना, तो मरी हुई कोशिका का भक्षण करने का काम कौन करता, तो लाइसोसोम करता है। इतनी बातें समझ आई। तो जहां भी आपको चोट लगती है और कहीं भी आपको चोट लगेगी तो वहां कोशिका मर जाती, और ये आपको पता चल जाता है भाई। समझ आ रहे हो, अभी मैं आपको बताऊंगा भी ठीक कैसे पता चलता है करके। तो लाइसोसोम के बारे में पता चल गया कि मरी हुई कोशिका का ये भक्षण करता है। तो उससे पहले आपको बता देता हूं कि इसकी खोज किसने किया है करके। ठीक है, ये पूछा जाता है, तो इसकी खोज पूछेगा कि लाइसोसोम की खोज किसने किया है, तो आपको आंसर क्या लगाना है वहां पे, लाइसोसोम की खोज करता कौन है, तो आपको लगाना है क्रिश्चियन डी डूबे। कौन है इसकी, तो ये आप नोट करोगे अपनी कॉपी में, क्या, क्रिश्चियन डी डूबे। ठीक है ना, ये इनके खोज करता जाएंगे किसके, लाइसोसोम के। ठीक, तो लाइसोसोम के खोज करता कौन हुए, तो क्रिश्चियन डी डूबे। समझ पाए हो ना, तो लाइसोसोम क्या करता भाई, तो ये कोशिका
को मरी हुई कोशिका को भक्षण करता है ये, ठीक। अब देखना, अब ये मरी हुई कोशिका का भक्षण कर लेता है। अब ये भक्षण कैसे कर पाता है, क्यों इसके पास इतनी शक्ति है कि ये मरी हुई कोशिका भक्षण कर लेता है, ठीक। तो उसकी बहुत बड़ी वजह है भाई, क्या है, बहुत बड़ी उसकी वजह है, ठीक है ना, ठीक। तो उसकी वजह क्या होती है, देखना, ये जो लाइसोसोम होता है, ठीक, लाइसोसोम के पास पाए जाते हैं कितने एंजाइम, तो आप बोलोगे सर 24 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके पास पाए जाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये आपको नोट मैं आपको बता देता हूं। चलो एक दूसरे पेज में अपन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। ठीक है, आपने हेडिंग क्या लगाया अभी, लाइसोसोम, ठीक है ना। इसके खोजकर्ता कौन हुए, तो क्रिश्चियन डी डुबे, ठीक है ना भाई। तो इधर देखो, हाँ, अब ये जो लाइसोसोम होता है, मैंने आपको क्या बताया कि मरी हुई कोशिका का भक्षण ये करता है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये मरी हुई कोशिका कैसे भक्षण कर लेता होगा, कुछ तो इसके पास पावर होगा, नहीं होगा। मैंने आपको क्या बताया होगा कि जो कोशिका होती है आपकी, ये कोशिका, तो सभी कोशिकाएं में अंग आपके पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय, लाइसोसोम, ठीक है ना। इधर सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, ठीक। और यहाँ आपको केंद्रक देखने को मिलता है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, एक राइबोसोम होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाया जाता है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये जो अपना जो कोशिका के इतने सारे अंग होते हैं, हाँ, तो इन सबको कंट्रोल करने का जो काम करता है, ठीक, वो काम कौन करता है, तो आपका न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। लेकिन केंद्रक को पता था कि भाई अब इतने सारे अंगों को एक साथ कंट्रोल करना क्या है, थोड़ा मुश्किल है कि नहीं है, सही है ना। तो केंद्रक ने क्या काम किया कि भाई थोड़ा सा पावर देके रख दिया, किसको, थोड़ा सा पावर दे दिया, किसको, लाइसोसोम को। और वो पावर क्या है, तो इसने लाइसोसोम को 24 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम देके रखा हुआ है, समझ पा रहे हैं ना। तो इसके पास कितने प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते, तो 24 प्रकार के। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भाई, ठीक, 24 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके पास पाए जाते हैं, किसके पास, लाइसोसोम पास। हाँ, तो क्या करता है, अब इसके पास देखो, इसके पास मिल गए कितने, 24 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिल गए इसको केंद्रक की तरफ से। तो ये क्या काम करेगा, अब ये सबको दादागिरी दिखाएगा। अब ये क्या करता है, 24 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अगर जिस किसी भी अंग के ऊपर छिड़क देता है वो, तो उसको नष्ट कर देता है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये क्या करने लगा, दादागिरी दिखाने लगा, क्या करने लगा, दादागिरी दिखाने लगा थोड़ा सा। भाई अगर सीरियस बात है, अगर किसी के पास पावर आ जाए तो थोड़ा सा तो उसका एटीट्यूड बढ़ जाता ना, बढ़ जाता नहीं बढ़ जाता, सही बात है ना ये। तो देखो, हाँ, अब इसके पास 24 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आ गए। तो ये एंजाइम ऐसे हैं, अगर कोई कोशिका मरी हुई रहती है तो वो भक्षण कर लेता है उसका एंजाइम की मदद से। हाँ, तो देखना अब ये कैसा, थोड़ा सा इसको पावर क्या दिए, ये मतलब पूरे सिंहासन छीनने की कोशिश करने लगा, कौन, लाइसोसोम, समझ रहे ना। तो केंद्रक के बाद अगर ये जो क्या करता, देखो इसका काम होता है क्या, ऊर्जा बनाना। इसका काम क्या होता है, परिवहन करना। इसका काम लाइसोसोम, ये तो खुद लाइसोसोम ही है, ठीक है ना। अब सेंट्रोसोम क्या करता है, तो सेंट्रोसोम आपकी कोशिका विभाजन करने का काम करता है, ठीक। इसी प्रकार से ये प्रोटीन और वसा बनाने का काम करता है। वैक्यूल से इसे राजधानी, इसे इसमें पानी स्टोर रहता है, ठीक है ना। तो मेन काम किसका देख रहे हैं आप, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय, सेंट्रोसोम और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो है ना लाइसोसोम, ये क्या करेगा, इसके पास पाए जाते हैं 24 प्रकार के एंजाइम। तो क्या करेगा, ये धमकी देगा सबको, आप समझ रहे हैं ना, क्या देने वाला, ये धमकी देने वाला। अब जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया का काम ऊर्जा बनाने का है, यदि ये ऊर्जा नहीं बनाएगा, समझ रहे ना, अगर ये काम नहीं करेगा तो इसको लाइसोसोम, केंद्रक की तो छोड़ दो, केंद्रक तो बाद में आता है, उससे पहले कौन पहुंच जाएगा, लाइसोसोम। और क्या बोलेगा, धमकी देगा, चल जल्दी जल्दी काम कर, ऊर्जा बना, नहीं तो छिड़क दूंगा ना 24 प्रकार के एंजाइम, तो खेल खत्म कर दूंगा। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहा है। तो इस प्रकार से सभी अंगों को दिखाने लगा, दादागिरी दिखाने लगा, कौन, लाइसोसोम। अब जैसे मान लो गोल्जी का काम क्या होता, तो ऊर्जा प्रभावित करना होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा ले जाना होता है, सही है ना, ठीक। तो ये क्या करता है, अब जैसे मान लो ये ऊर्जा नहीं ले आएगा, कौन, गोल्जी को, तो क्या करेगा, लाइसोसोम धमकी देगा, ए भाई अरे पंगा नहीं करना, दंगा नहीं करना, आरेला है अपन, सुने हो ना। तो ऐसे ही धमकी देने लगता है, तेरी टाइ टाइ फीस करके, सुनेंगे सुने। तो मान लो अगर ये जो गोल्जी कॉय है, हाँ, अगर ये काम नहीं करेगा तो लाइसोसोम इसको धमकाएगा, समझ, चलो भाई देख लो भाई, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो भाई इसका मतलब थोड़ा सा इसका पावर क्या मिल गया, ये पूरा सिंहासन छीनने को देखने लगा, कौन, लाइसोसोम। मतलब इतना धमका रहा है, इतनी धमकी दे रहा है कि जिसकी हद ही है भाई,
समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप? हैं तो भाई इंसान एक हद तक सहन कर सकता है, समझ रहे ना? अगर उसके अगर मान लो सहन मतलब कि एक मगर उसकी सीमा अगर कोई लांघेगा तो फिर वो अपना उसमें आ जाता है, फिर अच्छे से पता है, सही है ना? तो क्या करेगा ये, ऐसे सबको धमकाएगा, किसके बलबूते? लाइसोसोम के बूते, सही है ना? तो अब क्या होता है देखो, यहाँ सेंट्रोसोम को धमकाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब सभी कोशिका के अंगों को धमकी देगा कि तुम्हारे ऊपर छिड़क के मार डालूंगी करके। क्या बात है भाई, समझ रहे ना? तो ऐसे तो होता है दोस्त, अगर पावर आ जाए ना तो फिर इंसान खुद को भूल जाता है, समझ रहे हो ना? ठीक है नहीं? तो अब देखना, अब ये जो है अब सबका दिमाग खराब हो गया इनका। अब एक दिन क्या हुआ, इन्होंने प्लान कर लिए, किन्होंने? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय, ये सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक, मतलब जितने कोशिकांग है सबका एक प्लान बन गया, एक मीटिंग हुई। अरे भाई सुन तो यार, अरे वो तो यार मुझे साला आज मैं थोड़ा सा काम क्या नहीं किया, वो तो मुझे इतना बोल रहा था कि जिसकी हाथ है यार। भाई अगर महीने में एक दिन काम नहीं किए तो कौन सी बुराई की बात है, सही है ना? हो सकता है तबीयत खराब हो गई होगी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन भाई यार जी इतना ज्यादा मतलब हमको धमका रहा था यार, मतलब केंद्रक तो कुछ नहीं बोल रहा था साला, सही है? मतलब मैनेजर तो कुछ नहीं बोल रहा है, उससे नीचे वाला था हमको बहुत बोल रहा है यार। भाई यार देख भाई मैं तो यहाँ काम नहीं कर पाऊंगा भाई, सीरियस बात तो ये है ना? तो ऐसे ही कौन बोलने लगा? गोल्जी कॉय बोलने लगा। सबके पास यही शिकायत कि मतलब सबको बिल्कुल ऐसा डरा के रखा है, किसने? लाइसोसोम ने, समझ आए ना? तो सबने इसके थ्रू क्या बनाया, आप इसके थ्रू प्लानिंग बना ली है आप कि अब अपन देख लेंगे लाइसोसोम को करके, अब उसको आने दो करके। एक काम करो, कोई काम मत करो भाई, आप सब बंद करो, मैं भी ऊर्जा नहीं बना रहा, तुम भी ऊर्जा मत ले आओ, तुम भी कोशिका विभाजन मत करो। ऐसा कौन? सभी ने सेटिंग बना ली है ना? बना लिया ना? अब देखना क्या होने वाला, जब जैसे सेटिंग बनी उनकी, हाँ अब क्या कर रहा लाइसोसोम, ये हर कोशिका के अंदर लाइसोसोम होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा अरे क्या भाई ऊर्जा क्या नहीं बन रहा? वो क्या बोल रहा है, नहीं बनाना जा। फिर देखा उसने क्या गोल्जी को है, आप ऊर्जा क्यों नहीं मार रहे हो? ऊर्जा बनाओ ने तो छिड़क के मार दूंगा बोले तुमको। हाँ वो क्या बोल रहा, चल मार देना तेरे से बनता, बोले मार दे, देख लेंगे हम भी, जो बनता है हम भी कर लेंगे बोले। तो ऐसा सबने सेटिंग कर ली, तो सबको ये धमकाएगा, सबको धमकी देगा कि सबको मार डालूंगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, लाइसोसोम की कोई बात सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि भाई प्लानिंग हो चुकी है, समझ पा रहे ना? तो जब कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं ना, तो लाइसोसोम उस समय हो गया उसका दिमाग खराब। किसका? लाइसोसोम का, समझ रहे ना? तो लाइसोसोम का दिमाग जैसे सरका, तो इसने क्या काम, रोको बेटा तुमको बताता हूं मैं, आप समझ रहे? तो जैसे इसका दिमाग खराब हुआ ना, और इंसान दिमाग खराब में कुछ भी कर लेता है, बात समझ रहे हैं ना? तो इसका दिमाग खराब हुआ तो इसके पास 24 प्रकार का हेडोलाइटिक। अब इसने क्या सोचा, जैसे मान लो पाकिस्तान को देखे ना आप, पाकिस्तान हर समय परमाणु बम मारने की धमकी देता है, उसके पास थोड़ा परमाणु बम क्या होगा, बस परमाणु बम गिरा देंगे बोले, समझ रहे हैं? ये ऐसे ही कौन लाइसोसोम ऐसी हरकत करने लगा यहाँ, बस 24 प्रकार का हेडोलाइटिक, सभी कोई भी इसकी बात नहीं मान रहा है, तो इसका दिमाग खराब होना ही है। तो इसका दिमाग खराब में क्या जाता है, ये पूरा फट जाता है, समझ रहे ना? ऐसा अब रुको बेटा बताता हूँ करके, तो मैं तो मरूंगा साथ में तुमको लेके मर जाऊंगा करके, समझ रहे ना? क्योंकि शक्ति है उसके पास। तो दिमाग खराब में कौन फट गया, लाइसोसोम फट गया, समझ रहे ना? और जैसे लाइसोसोम फटता है ना, तो वैसे ही 24 प्रकार के हेडोलाइटिक एंजाइम निकलते हैं और सभी के ऊपर चल जाते हैं, और ये सभी अंगों क्या करने लगता है, ये नष्ट करने लगता। तो ये अपने आप मरा ना, कौन? लाइसोसोम, समझ आई ना? क्या कर रहा है, अपने आप इसने आत्महत्या कर लिया है। तो मेरे भाई ये दिमाग साठ में आत्महत्या किया है, इसलिए इसे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। क्या बात है, ये उड़ा दिए भाई, उड़ा दिए, समझ रहे ना? हवा उड़ा दिए भाई, बस आपको बने रहना है। आपको ऐसे कंटेंट दिया जाएगा कि एकदम सीधा दिमाग में घुसाया आएगा, यहाँ समझ पा रहे हैं बात को, सीधा दिमाग में। तो आत्महत्या थैली किसे कहा जाता, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। अब बताइए भाई, अगर यहां आपको कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर यस करके बताइएगा, ठीक है ना? क्या बात है भाई, धुआं उड़ा दिए क्यों? ठीक, तो आत्महत्या थैली क्यों? क्योंकि इसका दिमाग साड़ जाता है। दिमाग साड़ होगा किसका, लाइसोसोम का, ठीक है ना? तो वो क्या करता है, खुद फूट जाता है, और फूट के ये पूरे एंजाइम बगा देता है, सभी कोशिका नष्ट कर डालता है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आपको पता है एक बात, अगर आपको कहीं चोट लगती है ना, तो कोशिका मरती है, समझ रहे हैं ना? तो वो कोशिका को खाने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है, सही है, ये एंजाइम की मदद से। लेकिन अगर लाइसोसोम ही मर जाए यदि, हाँ मान लो किसी ने आपको ऐसे, अगर आपको धीरे से चोट लगती है ना, तो आप देखोगे ऐसा हल्का सा आपको ऐसा काला काला दिखाई देगा, सिर पर हल्का सा, जहां चोट लगती है वहां पे, हाँ। लेकिन अगर किसी ने आपको ना
बेमुहूर्त मार मार दिया सर, धड़ाल से दिया, एक दो घुमा के, है ना, बिल्कुल ताकत से। तो आप देखोगे अगर जिस कोशिका का लाइसोसोम मर जाता है ना, वहां पूरा हरा पड़ जाता है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? कभी देखोगे नहीं, चोट लगती है तो एक चोट ऐसी होती है जो हल्की सी काली काली रहती है, और एक चोट ऐसी रहती है जो हरी पड़ जाती है। सही है ना? पता चल रहा है आपको, कभी मम्मी ने आपकी मारी होगी ऐसा चटाक से, ताकत से, तो वहां हरा निशान आ जाता है। तो हरा निशान आ गया मतलब कौन मर गया है? वो ये मर गया है। कौन? लाइसोसोम मर चुका होता है। तो जब लाइसोसोम मर गया तो मरी हुई कोशिका का भक्षण कौन करेगा फिर? तो फिर ये मरी हुई कोशिका का भक्षण करने के लिए बाजू वाला आता है, वो उसको खा के खत्म करता है। फिर केंद्रक फिर सेंट्रोसोम के हाथ बोलता है, उसको कोशिका विभाजन करा के फिर नई कोशिका तैयार होती है। तो बताइए भाई, इतनी बातें क्लियर है क्या? क्या बात है भाई, है ना? क्लियर हो तो आप जल्दी से मुझे यस करके बताओगे। ठीक है भाई, जल्दी से आप मुझे कमेंट से करके बताइएगा कि इतनी बातें आपको क्लियर है क्या। जल्दी से बता देंगे भाई आप, ज्यादा समय न देते हुए। ठीक है ना भाई, इतनी बातें क्लियर है आपको? ठीक है। विच सेल लाइसोसोम, ठीक है भाई, ये आपको अभी आगे बता दिया जाएगा। ठीक, तो लाइसोसोम क्या करता है? तो उत्कर्ष क्लासेस ये बोल रहा है कि कौन सी कोशिका अनुपस्थित होता है। ठीक है भाई, तो ये जो आपका लाइसोसोम होता है, हाँ, ये लाइसोसोम आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक, ये आपको याद रखना है, आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। थोड़ा आपको सब्र रखना है। ठीक, सब्र का फल हमेशा क्या होता है? मीठा होता है। ठीक, तो आपको बिल्कुल एक तरफ से पढ़ा जाएगा। ठीक, मौज कर दिए सर जी, बिल्कुल भाई, ऐसे ही मौज करना है प्रशांत भाई, है गर्दा आना है बनू गर्दा, समझ रहे हो ना? क्योंकि आपको बस समय से आना है। ठीक, तो अभी इतनी बात समझ गए आपने। अब देखिएगा, देखिएगा उत्कर्ष बायोलॉजी क्लासेस पूछ रहे हैं विच सेल एब्सेंट इन लाइसोसोम। ठीक है भाई, तो भाई देखना, आपको जानकारी ये बता देता हूँ, जो आरबीसी होता है, ठीक, आरबीसी में ये लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। ठीक है ना? ये बहुत बच्चे वाली बात है। ठीक, सही है क्या नहीं? ये आजकल तो आपको याद रखना है ये। ठीक, कि आरबीसी जो होता है, आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक, तो अभी आपको आगे क्लियर हो किया जाएगा, बस थोड़ा सा आप धैर्य के साथ बने रहिएगा। ठीक, तो ले चलते हैं आगे की ओर। ठीक, तो आप इसमें लिख लीजिएगा 24 प्रकार का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते करके। ठीक, इसमें आप एक पॉइंट क्या करोगे, नोट करोगे, इसे क्या बोला जाता है? तो मैंने आपको बताया था, ये मरी हुई कोशिका का भक्षण करता है। ठीक है, इसीलिए इसे भक्षण करता है, इसीलिए इसे भक्षण करता ना, साफ सफाई कर रहा है ये। सही है ना? मान लो आपकी यहाँ हाथ में जो है वो कोशिका मर गई है, तो इसको खाने का काम कौन करेगा? तो लाइसोसोम करेगा। तो सफाई कर रहा नहीं कर रहा, इसलिए इसे कोशिका का सफाई कर्मी कहा जाता है। क्या बात है भाई साहब, कोशिका का सफाई कर्मी कहा जाता है। समझ रहे हैं, समझ रहे हो बात को? तो सफाई कर्मी किसे बोलोगे आप? लाइसोसोम को बोल दोगे। समझ रहे ना? अब देखना, भक्षण कर रहा है तो इसलिए इसे कोशिका का पाचन तंत्र बोला जाता है। समझ आई बात है? क्लियर हुआ कि नहीं? तो भाई क्या बोला जाता है? कोशिका का पाचन तंत्र किसे बोला जाता है? तो लाइसोसोम को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये मरी हुई कोशिका का भक्षण करता है। क्या बात है, समझ पा रहे हैं बात को? तो आप इतनी बातें फटाफट से नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो आपको लिखना है यहां क्या, यह है मरी हुई कोशिका का भक्षण करता है, कोशिका का भक्षण करता है। ठीक है ना? अगला पॉइंट लिखना, इसे आत्महत्या की थैली बोला जाता है। आत्महत्या की थैली बोला जाता है।
ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट क्या बताया मैंने, इसे कोशिका का पाचन तंत्र या सफाई कर्मी के नाम से जाना जाता है, सफाई कर्मी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना भाई। अगला पॉइंट और क्या बताया मैंने आपको, यह आरबीसी में, यह आरबीसी कोशिका है, उत्कर्ष बायोलॉजी जी, यह आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में अनुपस्थित होता है। क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो क्या आपका एक सवाल बनता होगा, यहां से एक सवाल उठता होगा कि जब भाई जो आरबीसी होती है इसमें लाइसोसोम नहीं होता है ना, तो फिर जब आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है तो फिर क्या कहना चाह रहे हो आप सुनील कुमार जोशी जी, क्या बोल रहे हो? ठीक है भाई, तो ये सुनील जोशी जी बोल रहे हैं कि हमारे साथ बिजनेस कर लो, है ना, ब्रेड पकौड़े की, कभी धोखा नहीं दूंगा। ठीक है ना भाई, आ जाओ आप छिंदवाड़ा जाइएगा, आप छिंदवाड़ा आके मिलो। ठीक है ना, बोलने से नहीं होता है, हर काम बोलने से नहीं होता है, समझ रहे हो ना। उसके लिए पहले प्लानिंग करनी होती है, और जो बिना प्लानिंग के करता है वो औंधे मुंह गिर जाता है। बात समझ आई ना। तो पहले आप आके हमसे मिलो, छिंदवाड़ा जाइएगा, हम आपको छिंदवाड़ा मिल जाएंगे। ठीक, एक प्लानिंग के तहत अपन उसमें काम करेंगे। ठीक, ठीक है ना। तो बिल्कुल आइएगा, आप हमसे मिलिएगा आके, बिल्कुल हम आपका 100% साथ देंगे। बात समझ पा रहे हो ना। ठीक है, ठीक है। तो भाई यहाँ पढ़ाई लिखाई चल रही है और आपको अभी ब्रेड पकौड़े बेचने की है, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अगर आपको ब्रेड पकौड़े ही बेचना है तो फिर पढ़ने से क्या फायदा, सही है कि नहीं। तो अभी जब तक यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ आप पढ़ाई में फोकस कीजिएगा, उसमें आपका लाभ है भाई। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है ना। तो बिल्कुल हम आपका बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, आप आ जाइएगा छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा आके मिलिए। ठीक है, एक प्लानिंग के तहत फिर अपन करते हैं काम उसमें। ठीक, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सुनील जी, तो आप बिल्कुल मिलिएगा आके कल हमसे। चलो फिर चलते हैं अपन कहाँ, आगे की क्लास में। ठीक, तो यह आरबीसी में अनुपस्थित होता है। अब देखो भाई ना, जब यह आरबीसी में अनुपस्थित होता है ना, तो फिर आपके मन में एक बात आती होगी कि सर ये जो आरबीसी होता है इसका जीवन काल कितने दिन का होता, 120 दिन का होता है, सही है ना। 120 दिन के बाद कौन खत्म हो जाती, तो आरबीसी मर जाती है। तो फिर यह मरी हुई आरबीसी कौन भक्षण करता होगा। बात समझ पा रहे हैं नहीं भाई, बात छोटी है पर गंभीर बात है ये, समझ पा रहे हैं ना। तो फिर ये मरी हुई आरबीसी कहाँ जाती है, ये सही है ना। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इसके लिए हमारे शरीर में ये बाएं साइड क्या पाया जाता है, तो आप बोलोगे तो इधर साइड प्लीहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्लीहा। ठीक है ना। तो वो प्लीहा क्या करता है, मरी हुई आरबीसी को खत्म कर देता है, समझ पा रहे हैं ना। तो आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है, किसे, प्लीहा को, जिसे स्प्लीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्प्लीन। तो मरी हुई जो आरबीसी होती है उसका कब्रिस्तान कौन होता है, स्प्लीन। तो इसको मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम रक्त पढ़ रहे होंगे। ठीक, तो इसी आरबीसी से जो है, जो आरबीसी मरती है इसका अपघटन होता है, ठीक है ना, यकृत में। तो उस अपघटन से यूरोक्रोम बनता है, और उस यूरोक्रोम से फिर यूरिन का पीला रंग होता है मेरे भाई। समझ पा रहे हैं ना बात को। फिर अपन उसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। इतना क्लियर है भाई सभी को। ठीक, इतनी बातें क्लियर है तो आपको समझ आ गया कि आरबीसी में कोशिका कैसी होती है, तो अनुपस्थित होती है। ठीक, बताइए भाई, इतना क्लियर है सबको, लाइसोसोम के बारे में समझ आया आपको सभी को। वेरी गुड। तो चलो फिर चलते हैं आगे, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छे से आप लिख रहे होंगे भाई, एक एक पॉइंट आपको नोट करते जाना है। ठीक, तो मैंने आपको बताया था, याद है आपको क्या बताया हुआ था, कि मतलब आपका जो लाइसोसोम और एक कोशिका भित्ति का निर्माण कौन करता है, तो आपको बताया था ना, ध्यान है ना आपको, कौन करता है,
गोल्जी कॉय कौन करता है? गोल्जी कॉय। तो जो गोल्जी कॉय है वो संवेष्टन विधि द्वारा, कौन सी विधि? संवेष्टन विधि द्वारा लाइसोसोम का निर्माण करता है। ये आपको एक बात और उसमें नोट कर लेना है, ठीक। तो यह जो है संवेष्टन विधि, गोल्जी कॉय, यह संवेष्टन विधि द्वारा, गोल्जी कॉय, गोल्जी बॉडी मतलब, हाँ, जिसे आप गोल्जी कॉय बोल सकते हो, गोल्जी कॉय निर्माण करता है। ये आप एक पॉइंट और इसमें लिख लो, निर्माण करता है करके, ठीक। ये आप निर्माण करते जहां लिख सकते हो गोल्जी कॉय में बनते हैं, ठीक है ना भाई। तो विधि का नाम क्या है? तो संवेष्टन विधि। कौन सी विधि है वो? संवेष्टन विधि द्वारा कहाँ बनते हैं? तो ये बन जाते हैं कहाँ? गोल्जी कॉय में। कौन? लाइसोसोम। तो इतना आप फटाक से लिख लीजिएगा, किसी प्रकार कोई बुराई होने वाली नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हो प्रशांत सूर्यवंशी जी। 120 दिन का जीवन काल होता है किसका? आरबीसी का, ठीक है। तो आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, फिर मरी हुई आरबीसी कहाँ जाएगी? तो ये प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती है, इसलिए प्लीहा क्या बोला जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो इतना क्लियर है, ये अंग अपने समाप्त कर दिए। अब बारी आती है किसकी? आपकी सेंट्रोसोम की। तो अब मैं आगे लेके चलता हूँ आपको कहाँ? सेंट्रोसोम के पास, ठीक। तो आप हेडिंग डालिए क्या? सेंट्रोसोम। कौन सा सोम? सेंट्रोसोम, ठीक है। तो ये रहा भाई सेंट्रोसोम, ये लो। सेंट्रोसोम, ठीक। एक अगला अंग कौन सा जाएगा अपना? सेंट्रोसोम। इसे बोला जाता है भाई तार काय बोला जाता है हिंदी में। क्या बोला जाता है? तार काय। ये नाम आप याद रख लोगे किसका? सेंट्रोसोम का, ठीक, ठीक है ना। तो ये सेंट्रोसोम की सबसे पहले आपसे खोज पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? खोज। तो इसकी जो खोज किया है वो किसने किया? तो आपकी खोजकर्ता में नाम याद रखना है, टी बोवेरी। किसने किया इसकी खोज? टी बोवेरी ने किया है, ठीक भाई। तो साथ में नोट करते जाइएगा, टी बोवेरी। तो ये साहब है कौन? टी बोवेरी साहब है जिसने किसकी खोज किया है? तो सेंट्रोसोम की खोज किया है। देखो मैंने आप सभी को, मैं आपको एक एक के बारे में बताते जा रहा हूँ। इसी प्रकार सेंट्रोसोम का काम क्या होता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। टी बोवेरी, ठीक। तो ये आप नोट कर लो, टी बोवेरी ने इसकी खोज किया है, ठीक। तो देखो हाँ, सेंट्रोसोम क्या करता है? तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि कोशिका मर जाती है, हाँ, तो वहां फिर से कोशिका बनती है। तो जहां कोशिका मरती है वहां ये कोशिका विभाजन करने का काम करता है। कौन? सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम का मुख्य काम क्या होता है भाई? मान लो आपका ये हाथ है, क्या है ये? हाथ। यहाँ आपको चोट लगी तो यहाँ क्या जाएगी? कोशिका यहाँ की डैमेज हो जाएगी, कोशिका मरेगी। तो यहाँ पे नई कोशिका कैसे आती? तो किसने बताया? ये रुडोल्फ विर्चाउ जी ने बताए हैं कि भाई कोशिका विभाजन होती है कैसे, कि पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनती है करके, ये बताया उन्होंने। तो पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनती है, तो जो पुरानी कोशिका से नई कोशिका का विभाजन करने का काम करता है वो कौन करता है? आपका सेंट्रोसोम करता है। बताओ इतनी बातें क्लियर है क्या? ठीक। इसलिए कहता हूँ डेली आया करो भाई, पीछे का पता रहेगा तो आगे पढ़ने में आपको मजा आएगा, ठीक है ना। सही है कि नहीं? तो आपको याद रखना, तो यहाँ जो कोशिका का निर्माण होता है, नई कोशिका मतलब आपकी जो चोट ठीक होती है जल्दी से, ठीक, तो उसको चोट ठीक करने का काम कौन करता है? एक प्रकार से कह सकते हो आप सेंट्रोसोम। कौन करता है? सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम का काम क्या होगा कि यह कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है? तो कोशिका विभाजन। तो आप इसका एक काम लिख लो, यह कोशिका विभाजन करता है, वेरी इंपोर्टेंट, यह कोशिका विभाजन करता है, ठीक है ना। क्या करता है? यह कोशिका विभाजन करने का ये काम करता है। कौन? आपका सेंट्रोसोम। तो बात समझ आई ना, कोशिका विभाजन कैसे होता है? कोशिका विभाजन यहाँ ये नहीं है कि मतलब विभाजित कर दिए दो भागों में, ऐसा नहीं है। पुरानी कोशिका से एक नई कोशिका बनाया जाता है, तो जहां चोट लगती है फिर उसको वहां ले जाकर सेट कर दिया जाता है, समझ रहे ना, वो होता है कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन करने का काम कौन करता है? आपका आंसर क्या रहेगा? सेंट्रोसोम, ठीक है। तो देखो अब बात करते हैं अपन थोड़ा सा, अपन 2 दिन की क्लास, 2 दिन पीछे चलते हैं क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहला दिन और उसके बाद दूसरा दिन, मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? तो आप क्या बोलोगे? बताइएगा जरा मुझे आंसर, कि सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन
कहाँ पाया जाता है, यह कहाँ होता है? बताइए जल्दी से, मुझे आप आंसर करके बताओगे। आपको मैं देता हूं 20 सेकंड का समय। कितने सेकंड का? 20 सेकंड। सबसे सर्वाधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है, ये बताइए आप मुझे कमेंट्स करके। बताइए भाई। लीवर में बोल रहे हैं प्रशांत सूर्यवंशी जी। लीवर, लीवर, ठीक, लीवर में होता है बिल्कुल। शिवम बोल रहा है, शिवम वर्मा लीवर में। पलक दुबे जी बोल रहे हैं लीवर में। ठीक, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो आपको पता है सर्वाधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। तो मैं आपको क्या बताना, अभी क्या बता रहा हूँ, कोशिका विभाजन करने का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। तो फिर सेंट्रोसोम सबसे सर्वाधिक कहाँ पाया जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आप याद रखोगे कि सर्वाधिक सेंट्रोसोम जो उपस्थित होता है वो कहाँ होता है, तो आपको आंसर पता है मेरे बिना बताए, तो कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। लीवर यानी होता है यकृत। क्या होता है? यकृत। तो ये आपको भाई यहाँ से याद रखना है कि सर्वाधिक सेंट्रोसोम उपस्थित कहाँ होता है, तो लीवर। जी हाँ नरेंद्र, बिल्कुल आपका आंसर सही है, लीवर में। ठीक, तो कोशिका जो सेंट्रोसोम होता है काम करता है विभाजन का, तो सबसे ज्यादा होता है लीवर में। तो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा, तो लीवर में पाया जाता है। और सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है भाई, जल्दी से मुझे आप ये भी बता दो 1 सेकंड में। सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है? सबसे कम कोशिका विभाजन बताइएगा जल्दी से। सबसे कम कोशिका विभाजन, सबसे कम ब्रेन में। प्रशांत बोल रहा है ब्रेन। प्रियल यादव जी बोल रहे हैं मस्तिष्क। मस्तिष्क के आने ब्रेन ही होता है शायद। ठीक, पलक दुबे जी ब्रेन। सभी का आंसर ब्रेन है। जब सभी का आंसर ब्रेन है तो फिर होगा भाई ब्रेन ही, सही है कि नहीं? तो ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है विभाजन, लीवर में होता है, ठीक है ना। और सबसे कम कहाँ होता है, तो मस्तिष्क में। तो मस्तिष्क जो है वो 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कितने प्रकार की कोशिका? 2 प्रकार की कोशिका से मिलकर बनता है। कौन? मस्तिष्क, ठीक है ना। जैसे आप इंग्लिश में बोल सकते हो ब्रेन। तो जो ब्रेन होता है कितने प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होता? 2 प्रकार, है ना। एक कौन सी कोशिका होती है इसमें, तो तंत्रिका कोशिका, जैसे न्यूरॉन सेल बोला जाता है। और एक सेल होती है कौन सी, गिलियल सेल, ठीक है ना भाई। ये 2 प्रकार से मस्तिष्क बनता है आपका। तो 90% जो होता है वो कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका। और 10% कौन सी कोशिका होती है, तो गिलियल सेल। तो कभी आपने देखना, मैं आपको बताता हूं, आपने कभी कैंसर रोग सुनो है? कैंसर सुने ना, कैंसर हो जाता है, पता है आपको? तो कैंसर क्यों होता है जानते हो आप? कैंसर इसलिए होता है क्योंकि कोशिका अधिक विभाजन हो जाती है मेरे भाई। समझ रहे नहीं समझ रहे? मान लो आपका ये हाथ है, ये क्या है आपका, ये आपका हाथ बना हुआ, ठीक है। यहाँ आपको चोट लगी हुई है भाई, यहाँ से, ठीक, पता चल रहा है किसी ने दिया होगा, या फिर आपने दिमाग साइड में क्या कर लिए, हाथ माथ काट लिया अपना। हो सकता है बात आते हो रहे हाथ काट लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सही है ना। तो यहाँ आपकी कोशिका मरेगी, अब फिर से यहाँ सेंट्रोसोम में क्या करेगा, कोशिका विभाजन करने का काम करेगा। तो पता चल रहा है कि भाई आपकी जो यहाँ की इतनी जगह की जो कोशिका मरी वो उनकी संख्या मान लो 100 है। कितनी संख्या है? 100 है, ठीक है ना। तो जब ये नई कोशिका बनेगी, ना मेरे भाई, तो अगर 100 ही कोशिका बने तो कोई बुराई की बात नहीं है, सही बात है ना, सही है कि नहीं? ठीक, तो अगर 100 बने तो कोई बुराई की बात नहीं, 200 कोशिका भी बने तो कोई बुराई नहीं, 300 तक बन जाए तो ये सहन कर लेता है अपना शरीर, समझ रहे हैं ना। लेकिन 100 कोशिका मरी है और 500-600 कोशिका अगर विभाजित हो जाए फिर से, कितनी, 600, मतलब वही 6 गुना लगभग, जितनी कोशिका मरती है उसकी 6 गुना। अगर 6 गुना कोशिका विभाजित हो जाती ना, तो क्या यहाँ 100 की जगह कोई 600 को रखना पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो यही जो कोशिका होती है जो सर्वाधिक विभाजित है, ये आपके शरीर से बाहर निकल जाती है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये जब आपके शरीर में कोशिका का ज्यादा विभाजन हो जाता है तो वो शरीर से बाहर आ जाती है, और जब ये कोशिका शरीर से बाहर आ जाती है तो इसे ही कैंसर बोला जाता है,
बात समझे नहीं समझे? तो कैंसर हो जाता है कोशिका अधिक विभाजन से। बात समझ आई ना? तो कहीं ना कहीं सेंट्रोसोम का इसमें क्या रहता है, रोल रहता है, क्योंकि विभाजन करने का काम कौन कर रहा है, सेंट्रोसोम। तो अगर ये इसने जरूरत से ज्यादा अगर कोशिका विभाजन कर दिया ना तो कैंसर नामक रोग हो जाता है। बात समझ रहे हो ना? तो कोशिका मतलब कैंसर क्या होता है, तो कोशिका के अत्यधिक विभाजन होने से कैंसर हो जाता है। कैंसर कई प्रकार कहीं भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आपने अधिकतर लीवर कैंसर सुने होंगे, क्योंकि जब लीवर में चोट लगती है तो सेंट्रोसोम वहां बहुत जल्दी विभाजित हो जाता है। तो वहां कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा कोशिका विभाजित हो जाती है, तो जो आपको शरीर से बाहर आती हुई नजर आएगी, समझ रहे हैं ना? तो ये कैंसर होने के कारण पता चला आपको, अधिक कोशिका विभाजन। इसलिए भाई ये सब झगड़ा से, लड़ाई लड़ाई से दूर रहा करो, सही है ना? कब क्या हो जाए शरीर कोई भरोसा नहीं है। अगर मान लो आपको छोटी सी चोट लगी है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा कोशिका विभाजन हुई अगर, तो ये बड़ी बीमारी बन सकती है। बात समझ आ रही है, समझ आ रही? ठीक है नहीं? तो ये कैंसर होने के कारण बन जाता है कौन, सेंट्रोसोम। अब देखना कहानी क्या होती, कभी आपने नाम सुने हो कि भाई सेंट्रोसोम रहेगा, कोशिका अत्यधिक विभाजन करेगा, तब जाके कैंसर होगा। लेकिन क्या अपने ब्रेन में जो है कोशिका विभाजन होता क्या? तो आप बोलोगे सर यहाँ विभाजन तो होता नहीं है, विभाजन यहाँ नहीं होता है। और जब यहाँ कोशिका विभाजन नहीं होता तो फिर यहाँ कैंसर क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर। नाम सुने होगा अभी, ब्रेन ट्यूमर एक रोग हो जाता है। कौन सा, ब्रेन ट्यूमर रोग। तो फिर जब भाई कोशिका विभाजन नहीं होती तो फिर ये ब्रेन ट्यूमर रोग क्या हो रहा है? सर जब यहाँ विभाजन नहीं हो रहा तो ये ट्यूमर रोग क्या हो रहा है, सही है कि नहीं? ब्रेन ट्यूमर ये रोग क्या हो जाता है ब्रेन में? तो मेरे भाई उसके पीछे कारण है। अब वो कारण क्या है तो देखना, यहाँ ये तंत्रिका जो कोशिका होती है ना आपकी मस्तिष्क में, इसमें बिल्कुल भी सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, समझ रहे ना? 1% सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। लेकिन आपकी जो 10% सेल है, कौन सी सेल, 10% सेल, और वो कौन सी सेल है आपकी, गीलियल सेल। तो इस गीलियल सेल में सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। तो ये सेंट्रोसोम कभी कभी मस्तिष्क में कोशिका अगर चोट लगती है तो कोशिका विभाजन करने का काम करता है ये। तो कभी कभी ये ज्यादा कोशिका निकाल दिया जाता है, उस समय आपको ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना रहती है। बात समझ आई नहीं समझ आई आपको? ठीक, 10% गिलियल सेल के कारण। वेरी गुड प्रियल, सही आंसर आपका, 10% गिलियल सेल के कारण। ठीक है भाई? तो जो ब्रेन ट्यूमर होता है वो किसके कारण होता है, तो 10% जो सेल होती है गिलियल सेल, इसके कारण आपको ब्रेन में कैंसर होने को देखा जाता है। बात समझ आई नहीं इतनी? क्लियर है? अगर क्लियर है तो जल्दी से मुझे आप यस करके बताओगे, फिर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, तो सेंट्रोसोम समझ पा रहे हो ना आप सभी कि सेंट्रोसोम क्या होता करके, क्या करता है सेंट्रोसोम? तो ठीक है, तो ये कोशिका विभाजन करने का काम करता है। ठीक, तो सर्वाधिक संख्या इनकी कहाँ पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा सर, यकृत में। ठीक, तो सर्वाधिक विभाजन कहाँ होता है, आप लिख लोगे इन बातों को, सर्वाधिक विभाजन कहाँ होता, तो आपका आंसर आएगा यकृत। यकृत मतलब कि लीवर, जिसे अपन जिगर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? और सबसे कम कहाँ होता है विभाजन, सबसे कम, तो ये आपको याद रखना है मस्तिष्क में। मस्तिष्क, मस्तिष्क को बोला जाता है भाई आपका ब्रेन, लिख लो आप ब्रेन, है ना? हिंदी से लिखने में उसको दिक्कत है। फिर इसके बाद पूछेगा आपसे सर्वाधिक सेंट्रोसोम कहाँ पाए जाते, तो आपका आंसर क्या रहेगा, यकृत, सही है। और सबसे कम कहाँ पाए जाते, तो ब्रेन में पाए जाते हैं। इतनी बातें आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ठीक, वेरी गुड भाई, सभी का आंसर सही है। ठीक है ना? तो मुझे एक बात बताओ, ये बात करते हैं अपन किसकी, अब इसकी कि ये सेंट्रोसोम आपको कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलते हैं। आपकी एक होती है पादप कोशिका और एक होती है जंतु कोशिका। ठीक है ना? तो ये जो सेंट्रोसोम है ये केवल आपको जंतुओं कोशिका में पाया जाता है, ये आपको याद रखना। ठीक, देखना, हाँ यहाँ भाई बहुत कहानी भाई, ये बायोलॉजी है, समझ रहे ना? इसको आप जितना पढ़ोगे उतना ही आपको जानने की इच्छा होगी। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? ये इस प्रकार का टॉपिक है, ये वैसा सब्जेक्ट है, जैसे आपको खुजली जाती ना, तो एक बार खुजाए तो खुजाने का मन करता है, बस खुजाते रहो खुजाते रहो। तो ऐसे ही ये बायोलॉजी होती है, जितना आप पढ़ोगे वैसे आपका मन करेगा कि बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। जितनी जानकारी प्राप्त करोगे वो आपको कम ही लगती जाएगी। बात समझ रहे ना? समझ आ रही ना? जैसे खुजली है, बस जेब में हाथ डाल लिए, एक समय ट्रेंड चल रहा था, खुजा रहे हैं, सही है ना?
तो वैसे ये बायोलॉजी होती है, बात समझ आ रही। तो जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि यह केवल किस में पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। तो फिर पादप कोशिका में कौन करता होगा विभाजन, तो वहां एक सेल प्लेट पाया जाता है, ये नाम आपको याद रखना, क्या पाया जाता है, सेल प्लेट। तो वो जो सेल प्लेट आपने देखे ना, जो पौधा होता है आपका, क्या होता है ये पौधा जो होता है, हाँ, तो बीच में आपको इस प्रकार से वो देखने को मिलता है आपको ऐसा, तो ये सेल प्लेट होती है, क्या होती है, सेल प्लेट। तो ये सेल प्लेट के द्वारा कोशिका विभाजन होती है, किसमें, पौधों में। लेकिन जंतुओं में, पादपों में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है, पलक दुबे जी, ठीक, ये बिल्कुल सही आंसर है, सेल प्लेट, है ना। तो किसके द्वारा होता है, ये सेल प्लेट के द्वारा ये होता है, ठीक। तो देखना, यह सिर्फ किससे पाया जाएगा, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये आप नोट कर लो, जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखना, पादपों में, है ना, सेंट्रोसोम उपकरण, सेंट्रोसोम यंत्र बोल सकते हैं आप उसे, या उपकरण। उपकरण क्या होता है, तो सेल प्लेट होती है, क्या होती है, सेल प्लेट। मतलब जिस प्रकार से हमारे पास क्या पाया जाता है, सेंट्रोसोम, इसी प्रकार से पादपों के पास क्या पाया जाता है, तो ये सेल प्लेट पाई जाती है। ये आपको बात याद रखना है, ठीक है भाई, समझ पा रहे हो बात को। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, सेल प्लेट द्वारा होता है। तो चलो फिर आगे चलते हैं अपन, आज क्लास को आगे बढ़ाते हो, ठीक। तो ये सेंट्रोसोम आपका यहाँ क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है ना। तो ले चलते हैं अगला। तो इतना नोट कर लेंगे, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है भाई। तो आपने अब क्या क्या पढ़ चुके हो मेरे साथ, ये कोशिका झिल्ली तो आपने पढ़ ही लिए हो, है ना। ये कोशिका भित्ति भी आपने पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर साइड माइटोकॉन्ड्रिया आपने निपटाए हो, गोल्जी गोया आपने निपटाए हो, लाइसोसोम निपटाए हो, सेंट्रोसोम। अब बारी आती है किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे बोला जाता है अंतः प्रदप्प जालिका। तो आप हेडिंग लगाओगे अंतः प्रदप्प जालिका, ठीक है ना, हेडिंग डाल लो आप अंतः प्रदप्प जालिका। एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपकी अगली हेडिंग होने वाली है, ठीक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, बनाए हेडिंग। तो फिर जानते हैं इसके बारे में, क्या होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या होता है अंतः प्रदप्प जालिका। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कुछ नहीं होता है भाई, जब आपको बताया जाएगा ना तो आप बिल्कुल तहलका मचोगे, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। देखना, हाँ, सबसे पहले आपको इसकी खोज पूछा जाता है कि खोज किसने किया करके, तो आपको ध्यान देना है इसके खोजकर्ता के ऊपर। तो इनके खोजकर्ता है कौन, पोटर, कौन है, पोटर साहब है, पोटर ये साहब थे, ये कौन थे, पोटर साहब, है ना। तो पोटर जी ने इसकी खोज किया है, समझ रहे हैं ना। तो पूछेगा आपसे अंतः प्रदप्प जालिका खोज किसने किया, तो आपका आंसर क्या होगा, पोटर, ठीक। बात इतनी क्लियर है, ठीक है। अब देखना भाई, हाँ, ये जितने भी अंग पाए जाते हैं ना, ये किसके अंदर, कोशिका के अंदर। शिवम, क्या कहना चाह रहा है शिवम वर्मा जी, शरीर क्या बोल रहे हो आप, शिवम। ठीक, तो इधर ध्यान दो अभी, ठीक है। तो जितनी भी मतलब जो अंतः प्रदप्प जालिका होती है, ठीक, इसकी खोज किसने किया ये पूछेगा आपसे, तो आपको आंसर क्या लगाना है, पोटर। किसने खोज किया है, पोटर ने खोज किया हुआ है, ठीक। अब देखना अंतः प्रदप्प जालिका क्या होता, तो जैसे कि मैंने आपको बताया हूं, ये सभी अंगों में से, ठीक है ना, ये सभी अंगों में से भाई। तो अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखोगे ना, तो सबसे बड़ा अंग है कौन, अंतः प्रदप्प जालिका, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अंग कौन सा हो गया, अंतः प्रदप्प जालिका। तो जब ये सबसे बड़ा अंग है यदि, हाँ, तो मतलब कि देखो ये कुछ इस प्रकार का ये देखने को मिलेगा, कौन, अंतः प्रदप्प जालिका। तो इसमें एक भाग होता है कौन सा, ये खुरदुरा वाला, कौन सा, एक भाग आपका ये ऐसा खुरदुरा रहेगा, है ना।
दो भागों में बटा होता है ये, एक खुरदुरा भाग होता है और एक होता है पूरा ऐसा चिकना भाग। तो इसे बोलोगे आप खुरदुरा भाग। कौन सा? खुरदुरा, या रफ बोल सकते हो आप, रफ, ठीक है ना। एक कैसा भाग होता है? ये चिकना भाग है। ये कौन सा? चिकना, मतलब स्मूथ आप इसको बोल सकते हो, चिकना भाग है ये। हाँ, जिसको आप बोल सकते क्या? स्मूथ, सही है ना। तो एक भाग होता है चिकना और एक कौन सा होता है आपका? खुरदुरा। तो ये अंतः प्रदप्प जालिका है आपकी, ठीक। तो जितने भी अंग आपके पाए जाते हैं शरीर में, मतलब शरीर में नहीं, सॉरी, मतलब कोशिका के अंदर जितने अंग होते हैं उन सभी अंगों में से सबसे बड़ा जो अंग है ना मेरे भाई, वो कौन सा अंग है आपका? अंतः प्रदप्प जालिका है। क्या इतनी बातें क्लियर है आपको? तो अगर इतना क्लियर है, देखो जब ये सबसे बड़ा अंग है ना, तो ये सभी अंगों को घेर के रखता है, पता है आपको। ये जो अंतः प्रदप्प जालिका होता है ये सभी कोशिका के अंगों को घेर के रखता है, मतलब सभी को एक सहारा प्रदान करने का काम करता है, बाहरी बॉडी जैसा। तो जब सबसे बड़ा अंग है इसलिए इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं। क्या बात है भाई, और देखिए क्या कहते हैं? कोशिका का कंकाल। तो कोशिका कंकाल क्या होने वाला आपका? अंतः प्रदप्प जालिका होने वाला, ठीक। और कोशिका का पाचन किसे कहते हैं? तो कंकाल। और पाचन किसे कहते हैं? मैंने बताया था आपको, लाइसोसोम को कहते हैं। हाँ, तो ये क्या रहेगा? कोशिका का कंकाल कहलाता है। तो सबसे बड़ा अंग ये होता है सिर्फ क्षेत्रफल की दृष्टि के हिसाब से, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछता है कि कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा, सॉरी, कोशिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तब आप आंसर लगाओगे क्या? अंतः प्रदप्प जालिका, क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन अगर उसने क्षेत्रफल नहीं पूछा है, ठीक है, तो फिर आपको केंद्रक देगा वो, क्योंकि केंद्रक सबका देखभाल करता है। तो फिर वहां कौन सा जाता है? केंद्रक जाता है आंसर, ठीक। तो अगर हमेशा आपको केंद्रक वाला ही पूछा जाता है, ये वाला आज तक उसने पूछा नहीं है, लेकिन आगे पूछ सकता हूँ, आपको तो याद रखना है, ठीक। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा ये अंग होता है, लेकिन काम करने के हिसाब से सबसे बड़ा कौन होता है? तो केंद्रक होता है आपको। तो मैं आपको केंद्रक बताऊंगा, जैसे कोशिका का ब्रेन बोला जाता है, ठीक। ये कंकाल है और वो आपका ब्रेन रहेगा। हमारे अंदर कंकाल है ना, तो कंकाल हमारी सुरक्षा करता नहीं करता, सही है ना। इसी प्रकार ये कोशिका की सुरक्षा करने का काम करता है। कौन? अंतः प्रदप्प जालिका। तो कोशिका का कंकाल तंत्र किसे बोलने लगे आप? अंतः प्रदप्प जालिका बोलने लगे जी। ये लो, क्या बोल दिया इसे? कोशिका का कंकाल तंत्र, ठीक है ना भाई। तो ये देखना, ये जो कंकाल है ये दो भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ? दो भागों में। एक भाग होता है चिकना और एक होता है आपका खुरदुरा, स्मूथ और रफ, समझ रहे हो। अब देखना, मैंने आपको क्या बताया था? क्या बताया था? याद है आपको क्या बताया था? कि आपका जो राइबोसोम जो पाया जाता है वो स्वतंत्र नहीं होता है। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? वो स्वतंत्र नहीं होता है। तो जो आपको ये रफ वाला भाग दिख रहा है ना, ये खुरदुरा दिख रहा है, ये कोई खुरदुरा मुरदुरा नहीं है, समझ रहे हैं ना। ये राइबोसोम है। ये क्या है? राइबोसोम। बात समझ आई? तो ये जो खुरदुरा भाग क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, ठीक। तो आपको याद रखना, जो अंतः प्रदप्प जालिका का जो खुरदुरा भाग होता है भाई, ये खुरदुरा नहीं होता है यार, ये राइबोसोम पाया जाता है भैया। कितने बार आपको बताया हमने, सही है ना। तो क्या पाया जाता है? राइबोसोम। तो राइबोसोम के कारण अंतः प्रदप्प जालिका का एक भाग खुरदुरा होता है। धुआं उड़ाना है आपको, धुआं, समझ रहे ना, ये क्योंकि पूछा जाता है। तो ये क्या है? ये राइबोसोम है। ये क्या है भाई? ये खुरदुरा जो दिख रहा है ना आपको, वो क्या है? राइबोसोम है ये। अब देखना यहाँ कहानी क्या होती है। राइबोसोम जो होता है, मैंने आपको कल थोड़ा सा मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि ये प्रोटीन फैक्ट्री होती करके, सही है ना। मतलब हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने का काम कौन करता? तो ये राइबोसोम करता है। अब देखो, प्रोटीन बनाने का काम करता है राइबोसोम, फिर भी स्वतंत्र नहीं पाया जाता है, समझ रहे ना। जितना अच्छा काम करोगे तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत होगी, समझ रहे हैं, समझ रहे। लेकिन भलाई भी उन्हीं की होती है जो अच्छा काम करते हैं जीवन में, सही है। तो देखना इधर, अब राइबोसोम है तो काम क्या है इसका? प्रोटीन का निर्माण करना। क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। लेकिन क्या ये स्वतंत्र पाए जाते हैं? क्या नहीं पाए जाते। फिर कहाँ पाए जाते हैं? तो आप बोलोगे सर ये अंतः प्रदप्प जालिका के एक भाग में पाया जाता है। और कौन से भाग? तो खुरदुरा भाग में पाया जाता है। तो उसका खुरदुरा भाग, खुरदुरा क्या होता है? तो राइबोसोम के कारण होता है। इतनी बातें समझे आप? वेरी गुड। अब देखना भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि एकमात्र ऐसा अंग जो क्या स्वतंत्र नहीं होता है कोशिका का, वो क्या है आपका आंसर? तो राइबोसोम। ये स्वतंत्र अवस्था में होता क्या? नहीं होता है। स्वतंत्र अवस्था में ये नहीं होता है भाई, है ना, राइबोसोम। और क्या बोलते हैं भाई इसे? प्रोटीन फैक्ट्री इसे बोला जाता है, ठीक है। इतना आप याद रखोगे, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से इसे जानते हैं, ठीक। इतना बात आप अभी याद रखो। अब देखना, मैंने आपको क्या बताया अभी तक कि माइटोकॉन्ड्रिया में दो आवरण होते हैं। कितने आवरण?
दो आवरण होते करके बताया था। केंद्रक में दो आवरण होते हैं आपके, एक हरित हरित लवक में दो आवरण होते हैं, लेकिन क्या सभी अंगों में एक आवरण होते हैं, लेकिन बड़ा आपको पीछे छोड़ेगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन जो राइबोसोम होता है ना, इसमें कोई अंग मंग नहीं पाया जाता, समझ रहे हो। तो ऐसा एकमात्र अंग जो कोशिका झिल्ली उसमें अनुपस्थित होती है, और वो कौन सा है, तो राइबोसोम है। इसमें कोई किसी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है। अब क्यों पाया जाएगा, ऑलरेडी तो वो अंतःपदप जालिका के अंदर है, तो अंतःपदप जालिका उसको ऑलरेडी सुरक्षा दे रही है, तो उसके लिए कोई सुरक्षा के लिए कोई झिल्ली पाई जाएगी क्या, तो कोई झिल्ली मिल्ली वहां नहीं पाई जाती है। किसमें, राइबोसोम में। तो राइबोसोम जो है भाई ये बिना झिल्ली वाला है अंग, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको लिखवा दूंगा, अभी आप ध्यान दीजिएगा कहाँ, अंतःपदप जालिका। तो एक तरफ हो गया आपका खुरदुरा भाग, एक हुआ चिकना भाग। तो देखो खुरदुरा भाग क्या होता है, आप बोलोगे सर राइबोसोम को क्या करता है, तो प्रोटीन बनाता है, ये प्रोटीन फैक्ट्री है ये, मतलब हमारे शरीर के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना गया है। किसको, राइबोसोम को। तो मेरे भाई मेरे दोस्त आपको एक बात याद रखना हमेशा, अंतःपदप जालिका जो होता है इधर साइड निर्माण होता है किसका, प्रोटीन का। किसका, प्रोटीन का। तो ये प्रोटीन अपने आप में बनता है, पता है, आगे पढ़ाऊंगा आपको अभी RNA, ठीक। ये जो है ना, ये 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर बनते हैं। कितने, 20 एमिनो अम्ल से मिलकर क्या बनता है, एक प्रोटीन बनता है। ये बात आपको याद रखना है पर, ठीक है ना, एक प्रोटीन बनता है, ठीक, जिससे कितनी ऊर्जा मिलती, कभी अगर आपसे पूछ लिया तो आपको याद रखना 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा इससे प्राप्त होती है। देखो तो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो आपका ये राइबोसोम करता है, ठीक है। अगर आपको राइबोसोम ऑप्शन में देगा तो फिर आपको अंतःपदप जालिका देता है, क्योंकि राइबोसोम किसके अंदर पाया जाता है, अंतःपदप जालिका के। अब प्रोटीन अपने आप बनता है क्या, तो नहीं बनता। यहाँ 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं जिससे मिलकर आपका एक प्रोटीन बनता है। तो ये 20 अमीनो अम्ल कैसे होते हैं, ये मैं आपको आगे क्लास में क्लियर करूंगा, ठीक है ना, कैसे होते करके। तो इसमें से जो है 10 हमारे शरीर में उपस्थित है और 10 हम भोजन के माध्यम से लेते हैं, ठीक। तो इनको ये RNA का काम है, RNA के बारे में बताऊंगा। तो आपने इतनी बात समझ गए कि इसका जो रब वाला भाग है ये किसका, इसमें क्या पाए जाते हैं, तो राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक। राइबोसोम कैसा स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, प्रोटीन फैक्ट्री से पाया जाता है, ठीक है ना। ये बिना झिल्ली वाला अंग होता है, ठीक। तो 20 एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो इसका रब वाला भाग समझ आया, वेरी गुड भाई, ठीक। अब हम चलते कौन सा भाग में, ये खुरदुरा वाला भाग में, सॉरी चिकना वाला भाग में। अब चिकना वाला भाग क्या करता है, तो आपने देखे हो ना, मतलब जब बसा का निर्माण होता है, यहाँ किसका निर्माण होता है, बसा का निर्माण यहाँ होने वाला है, कहाँ, ये चिकनी सतह में। क्योंकि बसा कैसा रहता है, बसा सब चिकनी फेड चीजों से मिलकर बना होता है, तेल हो गया, घी हो गया, इन सब चीजों में क्या पाया जाता है, बसा पाया जाता है, ठीक। और वो चिकना ही होता है। तो जब इसका अंग ही चिकना है तो ये काम भी तो चिकने करेगा ना, अरे चिकना बोले, ऐसा बोलते। तो ये काम कैसा करने वाला है, चिकना काम करेगा। तो जब चिकना काम करेगा तो यहाँ बसा का निर्माण होता है मेरे भाई, क्या होता है, बसा का निर्माण। अब देखना ये बसा जो बनती है वो कहाँ बनती है, आपसे पूछा जाएगा, तो आपको बताना है अंतःपदप जालिका के चिकने वाले भाग में बसा का निर्माण होता है। अब देखो बसा के बारे में कुछ जानकारी बताता हूँ आपको मैं। तो जो बसा जिसके अंदर ज्यादा पाया जाता है ना, वो ऐसा मोटा रहता है। कैसे रहते हैं, मोटे रहते हैं, समझ ना। तो मोटे लोगों के अंदर ज्यादा बसा होता है, बात समझ आई ना, ठीक है ना। तो फिर उनको ठंड मंड भी ज्यादा नहीं लगती है, किसको, जो मोटे होते हैं उनको, समझ रहे ना। क्योंकि बसा जो है ये गर्मी बना के रखता है, गर्म होता है ये, बात समझ आई कि समझ आई। तो अगर फैट अगर आपके शरीर में बढ़ने लगा, तो अगर आपको मोटे होना है तो आप क्या करो, भोजन करो और ज्यादा काम मत करो, ऊर्जा आप बचा के रखो, सही है ना। तो जो ऊर्जा बचती है ये यकृत में जाके ग्लाइकोजन के रूप में यकृत उसको सेव कर लेता है और बाद में फिर वो फैट के रूप में बदल जाती है और आपका शरीर मोटा होने लगता है। इतना आसान नहीं होता है मोटे होना, बात समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आपको खाना पीना है, आराम करना है, ऊर्जा बचा के रखना है, तब जाके आप मोटे होगे, समझ रहे हो ना। तो ये जो है ना, जो बसा आपको देखने को मिलता कहाँ, मोटे लोगों में, समझ पा रहे ना। अगर जिसके अंदर मान लो ज्यादा मोटे हैं, अगर समझ रहे तो वो ऐसे मोटे रहेंगे, अगर जिसके अंदर ज्यादा बसा है तो, समझ रहे ना। तो अगर जैसे मान लो वो कोई सीढ़ी से अगर चढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है ऐसा लगता है जैसे कोई ऑटो आ रही जैसे, समझ रहे ना। ये बसा का खेल है, ये किसका, बसा खेल रहता है। तो देखना भाई यहाँ ये बसा के बारे में आपको याद रखना है कि जो निकल बनता कहाँ है, तो ये चिकनी अंतःपदप जालिका में। तो ये गर्मी प्रदान करता है, जो ज्यादा आपने कभी अनुभव किए हो ना, जो मोटे रहते हैं, हाँ, उनको पसीना भयंकर आता है। आप देखना कभी भी एक बात, क्या देखोगे, पसीना को उनको दहाड़ लग जाती है, समझ रहे ना।
समझ रहे हैं, मोटे लोगों को अधिकतर, क्योंकि उनके अंदर वसा ज्यादा पाया जाता है। और वसा क्या करता है, तो ये गर्मी बहुत गर्म गर्म करके रखता है शरीर को, तो उनको पसीना ज्यादा निकलता है, किसको, वसा वाले को। अब देखना, हाँ अब यहाँ बात ये होती है, अब आप देखना यहाँ महिला और पुरुष क्या होता है, महिला और पुरुष, तो मतलब कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अंदर वसा ज्यादा पाया जाता है। समझ रहे हैं ना, ज्यादा किसमें पाया जाएगा, तो ये महिलाओं में पाया जाता है। तो महिलाएं इसका फुल फायदा उठाती है, किसका, ये वसा का। मैंने अभी क्या कहा आपको, जिसके अंदर वसा है तो उसके अंदर गर्मी रहती है, ठंड का ज्यादा एहसास नहीं होता है। जबकि पुरुषों की अपेक्षा किसमें ज्यादा पाया जाता है, ये महिलाओं में पाया जाता है ना। अब देखो मोटे रहते हैं तो आप सुंदर भी देखोगे, तो लगभग आपको ये जो वसा है ये सुंदरता आपको प्रदान करता है, कौन, वसा। बात समझ आ रहा है। अब देखना, अब महिलाओं में क्या होता है, ये पुरुषों की तुलना ज्यादा होता है, तो इसका पूर्ण रूप से फायदा उठाया जाता है। आपने कभी घर में देखे हो ना, घर में देखे हैं, जैसे मान लो ठंड का समय रहता है, हाँ आप बढ़िया रजाई ओढ़ के सोए हैं और आपकी मम्मी होती है सुबह से उठ के काम कर रही होती है, सही बात है ना, या सिस्टर होती है काम कर रही होती है, सही है, तो उनको ठंड लगती है पर अपन की तुलना में कम ठंड लगती। कारण क्या है कि वसा उसमें उनमें ज्यादा पाया जाता है, तो इनका फुल फायदा उठाया जाता है। कभी देखा, अब मान लो शादी है कहीं, या कोई पार्टी आर्टी है, मान लो ऐसा कुछ, सही है ना, मान लो किसी का बर्थडे है, मान लो आप, सही है ना, मान लो कि आपकी शादी हो गई है और आपके बेटे क्या है बर्थडे है या बेटी का बर्थडे है करके, तो आपने बढ़िया ठंड का समय बर्थडे हो रहा है, अब आपने बढ़िया एक लॉज वॉज लेके रखे हो, डीजे से लगवाए हो और सभी को आपने इनवाइट किए हैं, तो अभी ठंड का समय चल रहा है, सही है ना, तो ठंड का समय चल रहा है तो सबका ये फर्ज बनता है कि सभी क्या स्वेटर पहन के आए, बढ़िया कोई ब्लैंकेट ओढ़ के आता, कोई शॉल ओढ़ के आएगा, कोई बचने के लिए स्वेटर पहन के आएगा, सही बात है ना। लेकिन जो जोड़ी से आते हैं ना, आप देखना, एक वाइफ और एक उनके हस्बैंड साहब, तो हस्बैंड साहब बराबर स्वेटर पहन के आएंगे, लेकिन उनकी जो वाइफ होगी वो स्वेटर वेटर नहीं पहनती। बात समझ आ रहा, वैसे से जाते हैं वो, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये थोड़ा, अब वैसे क्यों जाते, क्या, क्योंकि उनके अंदर क्या पाया जाता, ये वसा पाया जाता, समझ रहे हैं ना। तो एक तो देखो अब दो फायदा है उससे आने, एक तो देखो ठंड तो उनको लगती है, लेकिन थोड़ा सा ये फायदा है कि हाँ वसा उनके अंदर ज्यादा पाया जाता, तो हमारी तुलना में कम ठंड लगेगी। तो इसका फायदा उठा के शादियों में या वो पार्टी में ये ठंड के समय में भी ऐसे लहरा के, ये क्या बात है, देखेंगे ऐसे जुल्फे उल्फे निकाल लिए बढ़िया, कोई किसी प्रकार का स्वेटर नहीं, ये ऐसे लहराए जाके धकाक से, समझ रहे ना। तो आजू बाजू देखते हैं, अरे क्या होने लगा, समझ रहे हैं बात को। तो ये ऐसे लहराया जाता है ठंडी में, ठंडी के दिनों में, क्यों, क्योंकि उनके अंदर वसा ज्यादा पाया जाता है और उसका वो फुल फायदा उठाते हैं। तो बात समझ आई ना। तो दो फायदा है, एक तो बढ़िया अपना जो है कपड़े रखते भी बढ़िया बाहर, है ना, और जो भी मतलब उनका रहता है सजावट वो भी अलग बढ़िया, और साथ में ठंड तो लगती है पर बताते नहीं है, सही बात है क्या नहीं। तो ऐसे लहराया जाता है, तो कारण क्या है लहराने का, ये वसा है, क्या है, वसा है, क्योंकि उनके अंदर वसा ज्यादा पाया जाता है। इतनी बात समझे क्या, बताओ। तो वसा क्या करेगा, तो सुंदरता प्रदान करेगा, ठीक है ना, और महिलाओं में ये पुरुषों की तुलना ज्यादा पाया जाता है, ठीक है ना, जिसका भरपूर फायदा उठाती है। ठीक, कहाँ बनता है, अंतः के चिकने वाले भाग में ये बनता है। तो भाई चलो जल्दी से आप इसके बारे में क्या कर लो, नोट कर लो आप इतनी बातें, ठीक, ऐसे लहर आके जो मैंने भी आप बताया आपको। तो ये कंकाल तंत्र कहला गया, खोज किसने किया, पोटर ने। इसके बाद लिखो, इसके बाद इसमें आपको लिखना है, यह कोशिका में उपस्थित दो भागों में बटा होता है ना। कितने भागों में बटा, ये दो भागों में बटा होता है भाई, ये कितने भागों में, दो भागों में बटा होता है, ठीक है ना। ठीक, तो नंबर 1 कौन सा भाग हो जाएगा, आपको ऐसे लिख लेना है, खुरदुरी। यहां आप लिख लोगे क्या, खुरदुरी की साइड में यहां लिख लो, यहां क्या बनता, तो यहां प्रोटीन का, रुको 1 मिनट, खुरदुरी का लिखना। यहां जो है राइबोसोम उपस्थित होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन निर्माण करते हैं, ठीक है ना। इतनी बातें आप नोट कर लो, ये खुरदुरी। और एक साइड का लिखोगे आप, ये चिकना वाला हिस्सा लिख लो दूसरे नंबर में। चलो अभी आपको इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है ना। तो दूसरा, चलो भाई चलते आगे। दूसरा हिस्सा कौन सा आएगा इसका, चिकना भाग। तो चिकना भाग जो होता है ये किसको बनाता, तो ये वसा निर्माण करता है। क्या करता है, वसा निर्माण, लिख लो इसको। ठीक है ना।
तो ये बात समझ में आया। और लिख लेना 20 एमिनो एसिड से, एमिनो एसिड मतलब होता है आपका क्या, एमिनो अम्ल। क्या होता है, एमिनो अम्ल से मिलकर क्या बनता है, एक प्रोटीन बनता है। ठीक है ना, क्या बनता है, एक प्रोटीन। ठीक, अगला मैंने आपको बताया, देखो अब ये जो संश्लेषित करके रखे हैं इनने प्रोटीन और वसा बना लिए हैं, तो इनको शरीर से बाहर निकालना है, तो इनको ले जाने का काम कौन करेगा, गोल्जी कॉय करेगा। कौन करेगा, गोल्जी कॉय। तो इसमें जो पदार्थ संश्लेषित होता है, ठीक है ना, अंतः प्रदप्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ, संश्लेषित पदार्थ कहाँ पैक किया जाता है, मैंने आपको बताया था। ले जाने का काम कौन करता था, गोल्जी कॉय। तो उसको कहाँ पैक कर देते हैं अपन, गोल्जी कॉय में पैक कर दिया जाता है, गोल्जी कॉय में पैक कर दिया जाता है। ठीक है ना भाई, पैक किए जाते हैं। इतना आपको नोट कर लेना है मेरे साथ में। ठीक, ठीक है ना, इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, अब अगली हेडिंग आप डालो क्या फटाक से, क्योंकि समय अपना लगभग हो चुका है। ठीक, राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसे प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं करके। तो आप किसको लिखोगे, राइबोसोम को, राइबोसोम हेडिंग डालो। तो राइबोसोम की आपको खोज लिखना है। ठीक, तो जंतुओं में अलग वैज्ञानिक ने किया है और पादपों में अलग वैज्ञानिक है। ठीक है ना, तो इनके नाम आपको याद रखना है, किसके, राइबोसोम को। तो जंतु में करने वाला है जे ई पेलेंट। कौन है, जे ई पेलेंट। ठीक है ना, और इसमें जो करने वाला है वो है कौन, रॉबिन्सन। कौन है, रॉबिन्सन एवं ब्राउन, रॉबिन्सन एवं ब्राउन। ठीक है भाई, ये नोट कर लो आप फटाफट। और दोनों ने किए हैं 1953 में। ठीक है, तो क्या करता है ये राइबोसोम, तो मैंने बता दिया आपको, ये प्रोटीन बनाता है। क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। इंपोर्टेंट है ये, हाँ, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं। ठीक है ना, प्रोटीन निर्माण ये करता है। अब कैसे करता है वो बताया मैंने आपको। ठीक, तो 20 एमिनो, वही लिखवा दिया हूँ, 20 एमिनो अम्ल बराबर एक प्रोटीन, और एक प्रोटीन बराबर 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको मिलती है। ठीक है ना, इतना बात आप नोट करो राइबोसोम के बारे में। ठीक, अब देखना, हाँ अभी राइबोसोम के बारे में, ये क्या स्वतंत्र होता है क्या, ये स्वतंत्र नहीं होता है। ठीक है ना, जब ये स्वतंत्र नहीं होता है तो फिर ये भाई देखना, ये कोशिका के अंतः प्रदप्य जालिका के अंदर पाया जाता है, और जब ये उसके अंदर पाया जा रहा है ना, तो ये कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। ये कौन सा, राइबोसोम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि यह कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है करके, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, इतनी बातें क्लियर है। तो लिख लो इसमें आप, यह कोशिका का सबसे छोटा अंग है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। जल्दी जल्दी नोट करो भाई, हाँ, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारा पढ़ा दिया हूं। नहीं पाया जाता है। ठीक, लिखो इसको। और सर्वाधिक मात्रा में भी कौन सा पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा यही पाया जाता है ना, सर्वाधिक मात्रा। सर्वाधिक मात्रा में कौन होता है, तो राइबोसोम होता है। ठीक, राइबोसोम लिखो इतना। ठीक है ना, ये जो है भाई मैंने आपको बताया, इसमें किसी प्रकार कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो ये कैसा अंग है, ये
नग्न अंग है, ठीक है ना। तो इसमें लिख लो यह कोशिका का एकमात्र नग्न अंग। नग्न अंग वेरी इंपोर्टेंट है ये, मतलब बिना झिल्ली का, बिना झिल्ली, हाँ बिना झिल्ली, बिना झिल्ली का यह कोशिका का एकमात्र नग्न अंग है, मतलब बिना कोशिका वाला। ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आजकल पूछा जा रहा है। हाँ कि एकमात्र ऐसा कौन सा अंग है जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, तो वो अंग कौन सा आएगा आपका, राइबोसोम हो जाएगा। ठीक, तो भाई ठीक है ना, इतना आप नोट कर लो और आज की क्लास को अपन यही करेंगे ऑफ। ये जो है 2 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है ये, इसको बताऊंगा मैं आपको कल, ठीक है ना। और उनके नाम आप लिख लेना, एक होता है आपका 70S और एक होता है 80S। याद आ रहा कुछ, ये 70S जो है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और ये जो 80S होता है ये पाया जाता है कहाँ, यूकैरियोटिक। यू 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 सुने ऐसा, यू 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 किसके लिए उपयोग होता, यू यू जो है वो हमारे लिए उपयोग होता है। तो हमारे अंदर कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, तो ये 80S पाया जाता है, ठीक है ना। यू यू से आप याद रखोगे यू कोशिकांग, तो यू 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 मतलब यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक मतलब हम मानव, ठीक है ना। तो हम मानव हो गए, जानवर हो गए, इनके लिए इनके में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, तो 80S, तो हमारे लिए प्रोटीन बनाने का काम करता। अब ये कहाँ पाया जाता है भाई, देखो 70S का मतलब सैंडी मेसन है, क्या है, सैंडी मेसन, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक था, कौन, सैंडी मेसन। उस सैंडी मेसन ने इनकी खोज किया है, उस नाम से 70S और ये 80S पड़ गया है। ठीक, तो इनमें से हल्का होता है 70S और भारी होता है कौन, 80S। इसका ये मतलब है भाई, अगर आप एक जल में क्या करोगे, 70S डालोगे और ये 80S डालोगे, हाँ, तो पहले कौन पहुंच जाएगा, भारी वाला, तो 80 वाला पहले पहुंचेगा और 70 वाला देर में पहुंचेगा, ये है। तो जो 70S होता है 80S से हल्का होता है, समझ रहे ना, ठीक है ना। तो एस का मतलब होता है सैंडी मेसन, क्या होता है, सैंडी मेसन। तो ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, ये पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं मतलब जितने आपके छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, समझ रहे ना, सभी जीव जंतु छोटे छोटे, कीड़ा मकोड़ा, उनमें कौन सा पाया जाता है, तो केवल 70S पाया जाता है, क्योंकि उनको भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इतनी बातें क्लियर हुई ना यहाँ से। 2 प्रकार के होते हैं, नग्न अंग होता है मतलब बिना कोशिका झिल्ली वाला, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। ये सब बातें अगर आपको क्लियर है तो जल्दी से आप मुझको यस करके बताओगे। और ये क्लास को अपन आज करते हैं यहीं की यहीं क्या समाप्त। तो मुझे आप फटाक से पहले आंसर दीजिएगा, कैसा लगा आपको, आज पढ़ने में मजा आया है या नहीं आया है, क्या आपको बातें समझ आई हुई है, क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मेरे साथ मिलकर साझा कर सकते हैं भाई, तो जल्दी से आप मुझे बताओगे। सत्तर एस सैंडबर्ग, जी हाँ सैंडबर्ग ने खोज की है इसकी, हाँ उसी के नाम से सैंडी मेसन बोला जाता है। ठीक, सही बात है। ये किसने किया है इसकी खोज, सैंडबर्ग ने, ठीक है ना, सैंडबर्ग, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सैंडी मेसन, ये खोज करता है ये 70S और 80S, सैंडबर्ग। तो सैंडबर्ग ने क्या बताया, ये उसने प्रैक्टिकल किया था। अगर पानी में आप 70S 80S राइबोसोम को डालोगे तो पहले डूब जाएगा कौन, 80S, और 70S बाद में आएगा। तो उसने बताया है कि इसकी तुलना में ये भारी होता है, क्या होता है ये भारी, और ये कैसा होता है, तो हल्का होता है। बात खत्म होती है यहाँ से आपकी। ठीक, यस सर, थैंक यू सो मच। जी भाई बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो अब हम, समय हो गया अपना काफी समय, तो आप इन सब चीजों को कल रिवाइज करके आओगे बराबर प्रॉपर तरीके से। कल आपकी क्लास जो है 8 बजे से, सॉरी 5 बजे से रहने वाली है, ठीक है ना भाई। तो चलो फिर करते हैं आज की क्लास को यहीं ऑफ, फिर मिलते हैं अपन कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक, बढ़िया, आप लोग रिवीजन करते रहो।